Hello everyone, welcome to my channel royalteach.kp and please like, share and subscribe if you want these classes more. Now हम जो है वो क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का पार्ट कर रहे थे. हमने न्यूट्रिशन कर रहे थे. न्यूट्रिशन के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पूरा कवर कर लिया था. आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कवर करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. बेसिकली क्या होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स? आपने देखा है कि आप लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फिर वो खाना डाइजेस्ट होता है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना एब्जॉर्ब्ड होगा, फिर वो खाने जो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसमें से हमारे सेल्स उसके अंदर से एनर्जी गेन करेंगे, पावर गेन करेंगे, फिर उसके बाद जो वेस्ट अनडाइजेस्ट फूड होगा वो बाहर निकल जाएगा. तो ये जो प्रोसेसेस होती है ना, तो इसको एक बेसिकली साइंटिफिक तरीके से हमने बताया कि ये खाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो सेल्स हमारे एनर्जी ले रहे हैं हमारे फूड के डाइजेस्ट होने से और एब्जॉर्ब होने से, उसे क्या कहते हैं, और फिर जो वेस्ट अनडाइजेस्ट जो फूड होता है वो बाहर निकल जाता है, हम उसे क्या कहते हैं. नाउ तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर क्या है? एनिमल्स क्या है? एनिमल्स फोटो ऑटोट्रॉफिक नहीं है. ऑब्वियसली एनिमल्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है. क्यों? क्योंकि एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ह्यूमन ऑल्सो कंसिडर एज एन एनिमल. तो अब हम मतलब ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो हम हेटेरोट्रॉफिक है नेचर में. हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए. हमें खाना चाहिए तो हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं. The mode of nutrition may be parasitic or saprophytic, but usually animals are holozoic. देखो, वैसे तो हो सकता है कि saprophytic भी हो या फिर parasitic भी हो न्यूट्रिशन, बट ज़्यादातर जो एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो हॉलोजोइक होता है. हॉलोजोइक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में. क्या होता है कि एक जो सॉलिड फूड को हम इनटेक करते हैं, फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसे ब्रेक डाउन करते हैं, कंपाउंड से उसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ते हैं, फिर वो चीज़ एब्जॉर्ब्ड होती है, जो अनडाइजेस्ट चीज़ होती है वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है. ये हमने देखा है. ठीक है, हम जानते हैं. तो हमारे एनिमल्स में भी ना कुछ ऐसा ही होता है. हम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को जो है ना वो प्रेफरेंस करते हैं. All the basic steps of holozoic nutrition are same in unicellular to multicellular organism. चाहे आप अमीबा की बात कर लो, चाहे आप ह्यूमन की बात कर लो, जो हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में जो चीज़ें होती हैं, खाना अंदर लेना, फिर वो खाना डाइजेस्ट होना, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना, फिर उससे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलना, फिर अनडाइजेस्ट पार्ट को बाहर निकालना, सब में सिमिलर होता है. ये 5 जो प्रोसेस है ना वो एकदम सिमिलर है. तो आज हम इन 5 प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज इंजेशन. इजेशन. इजेशन क्या है? इजेशन क्या है? खाना अंदर लेते हैं हम. हम हमारे न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं. इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इजेशन का मतलब क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह लो या फिर इनटेक ऑफ फूड कह लो. बेसिकली हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में ही तो मिल रहे हैं ना. जब हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन स्टार्ट की थी तब हमने क्या देखा था? तब हमने देखा था कि हमारे खाने के अंदर ही क्या मिलते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. अब बेसिकली कुछ ऐसे जब बाहर जाके तो कुछ न्यूट्रिएंट नहीं लोगे ना, आपको आपके फूड के अंदर ही मिलेंगे. वेरियस टाइप्स ऑफ फूड के अंदर आपको आपके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. प्रोटीन्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे. नाउ सेकंड क्या हो गया? खाना तो अंदर ले लिया. अब खाना अंदर लेने के बाद क्या होगा?
खाना अंदर लेने के बाद डाइजेशन होता है, खाना अंदर लेने के बाद डाइजेशन होता है। डाइजेशन क्या है? जब आपने खाना फूड के अंदर ले लिया, अब वो खाना जो है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में था, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा छोटे छोटे मॉलिक्यूल वाला ही फूड खाओगे, बड़ा होगा, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कितने बड़े बड़े स्लाइस, मतलब आप ऑब्वियसली थोड़ा आप बड़ा लोगे तो ऐसा नहीं होता है कि वो बड़ा ही डाइजेस्ट हो गया, अनडाइजेस्ट में निकल जाएगा, नहीं। अब वो बड़ा फूड जो था एक लार्जर फूड है, लार्जर मॉलिक्यूल ऑफ फूड है, उसे वो क्या करेगा, सिंपलर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल ऑफ फूड के अंदर ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा, डाइजेस्ट करेगा। क्यों डाइजेस्ट करेगा? ताकि जो अगर वो जितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ेगा उतनी ईजिली वो ज़्यादा एब्जॉर्ब भी हो पाएगा। तो डाइजेशन में क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन का मतलब क्या है? breakdown of larger and complex molecule molecules into simpler and smaller molecule. Now, अब क्या हुआ? डाइजेशन हो गया, खाना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट गए। अब क्या होगा? अब जो खाना आपका इनटेक, खाना अंदर ले लिया, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब खाने का एब्जॉर्बमेंट होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा खाना। एब्जॉर्ब्ड होगा खाना, कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन कैसे होगा खाने का? आपके ऐसा तो नहीं कि कुछ एब्जॉर्ब बाहर से होगा, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर हमने खाना लिया है ना, तो बॉडी से होगा। डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन taking up of the digested food intestinal wall to blood और बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड क्या हुआ? देखो, जब हमने हमारा डाइजेस्टेड फूड ले लिया, अब क्या होगा? वो डाइजेस्टिव फूड हमारी इंटेस्टिनल वॉल से, जो कह रहे हैं ना, जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो हमारा फूड ब्रेक डाउन हो चुका है, तो वो क्या होगा? वो जैसे जैसे ब्रेक डाउन हुआ वो इंटेस्टिनल वॉल से जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड हमारा पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो ब्लड के साथ साथ हमारे क्या जाएगा, जो हमने जो खाने से जो चीज़ें ली हैं, जो एब्जॉर्ब किया है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए हों, तो वो सब हमारे सेल्स इनके पास पहुंचेंगे। तो जो एब्जॉर्ब फूड है ना, तो वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका स्टमक ट्रांसफ़र करेगा, स्टमक नहीं कर सकता। ब्लड एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करेगा और वो सारा जो आपका फूड जो है, जो आप डाइजेस्टेड जो फूड जो एब्जॉर्ब्ड हुआ है, उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाता है एसिमिलेशन। व्हाट इज एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या है? बहुत
कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन में लिटरली हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, या फिर होता है कभी क्या होता है एसिमिलेशन ऊपर आ जाता है, एब्जॉर्प्शन नीचे। याद रखना है ना कि हम खाने को पहले एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब तक हम खाएंगे नहीं तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? जब तक हम उस खाने को डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगा? और विदाउट एब्जॉर्ब के हम ऐसा नहीं कि हम किसी भी फूड से एनर्जी गेन कर लेंगे। यहाँ पे स्टोर फूड की बात नहीं, किसी भी फूड से हम एनर्जी गेन नहीं कर सकते विदाउट इनटेक किए हुए। तो ये प्रोसेसेस हैं कि पहले इजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा और फिर एसिमिलेशन होगा। तो एसिमिलेशन में क्या है? एसिमिलेशन में अब जितना पार्ट, मतलब जितना फूड आपका जो एब्जॉर्ब्ड हुआ है, डाइजेस्ट होके जितना फूड आपका एब्जॉर्ब्ड हुआ है, अब वो क्या होगा? अब उसमें जब वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होएगा, जब वो आपके सेल्स के पास जाएगा, टिश्यूज़ के पास जाएगा, आपके ऑर्गन सेल्स के पास जाएगा, तो वो सेल्स क्या करेंगे? अब उनको चाहिए एनर्जी टू वर्क, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। हमारे सेल्स वर्क कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें फूड मिल रहा है, वाटर ले रहे हैं, जो मेनली एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, हम वो चीज़ें ले रहे हैं। तो अब उन सेल्स को क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो वो सेल्स जो है वो क्या करेंगे? ब्लड से अपना फूड लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए, उन्हें अगर काम करना है तो उन्हें एनर्जी चाहिए। तो यही चीज़ एसिमिलेशन होती है कि सेल्स उस एब्जॉर्ब फूड को गेन करते हैं टू एनर्जी लेने के लिए। किसके लिए? एनर्जी लेने के लिए। यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं। एब्जॉर्ब फूड जो होता है, एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो आपके बॉडी सेल्स लेते हैं। एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय बॉडी सेल्स। सिंपली डेफिनेशन। ठीक है, अब एसिमिलेशन के बाद क्या आता है? एसिमिलेशन के बाद आता है इजेशन। एसिमिलेशन के बाद आता है आपका इजेशन। क्या है इजेशन? इजेशन में अब ठीक है, जितना सेल्स को रिक्वायरमेंट थी, जितना उनकी ज़रूरत थी कि यार ठीक है मुझे इतना एब्जॉर्ब फूड चाहिए, मैंने ये ले लिया। बाकी क्या क्या करें? जो अनडाइजेस्ट है, ना तो वो डाइजेस्ट हुआ प्रॉपरली, ना वो एब्जॉर्ब्ड हुआ, अनएब्जॉर्ब्ड है, और ना ही वो जो है वो सेल्स के थ्रू जो है वो फूड लिया गया। ऑब्वियसली बात है, जो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो आपके सेल्स कैसे ले लेंगे? तो उस फूड का क्या होगा? अब वो फूड अगर हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, अगर वो फूड हमारी बॉडी के अंदर रहता है तो वो एज अ टॉक्सिक काम करेगा हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को वो हार्मफुल इफेक्ट्स देगा। तो उस फूड को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, उस फूड को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, उसे हम इजेशन प्रोसेस कहते हैं। इजेशन का मतलब क्या होता है? जो आपने जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको रिमूव करना है। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज रिमूव्ड। जो खाना ना तो प्रॉपरली डाइजेस्ट हुआ, ना प्रॉपरली एब्जॉर्ब्ड हुआ, उसे हमें हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, फ्रॉम बॉडी। तो ये हमारी 5 प्रोसेसेस थी। कौन कौन सी 5 प्रोसेसेस है? इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपका इजेशन। कंफ्यूज मत होना इजेशन में और इजेशन में। इजेशन मतलब खाना अंदर लेना और इजेशन मतलब खाना बाहर निकालना। दोनों में कंफ्यूज मत होना, और एब्जॉर्प्शन में और एसिमिलेशन में भी नहीं। एब्जॉर्प्शन के अंदर फूड एब्जॉर्ब्ड होगा,
एसिमिलेशन के अंदर फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है उससे एनर्जी लेंगे कौन? सेल्स लेंगे। नाउ यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, नाउ अब आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर आपके हॉर्मोन्स होते हैं। देखो ऐसा तो नहीं है ना कि आपके ऐसे ही आपका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा कि फूड आया स्टमक में और फूड डाइजेस्ट हो गया, नॉट पॉसिबल। तो फूड को क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अब वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है? उनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? हमारे फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा जो माउथ से लेकर जो एनस तक जो चीज़ हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हम पूरा कहेंगे, जब हम वो पढ़ेंगे तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो सबसे पहले फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर थी। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्स में भी क्या था? सिर्फ माउथ, नॉट नथिंग, ना तो ट्यूब्स थी ना ऐसे स्टमक था, कुछ नहीं था, सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्स में माउथ था। धीरे धीरे जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ी, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तो जो एनालिडा से जो थे उनके अंदर क्या हुआ? उनके पास पूरा एलिमेंट्री कैनाल विद ट्यूब्स विद स्टमक एवरीथिंग आने लगा, और टिल मैमल्स तक था, हम तक, मैमल्स हम लोग। देखो ये तो पता है ना कि हमारे जो पॉलीफेरा, सिनेड्रिया, टेनोफोरा, चाइनोडर्मिटा, मॉलस्का, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, हमने 7th क्लास के अंदर डाइवर्सिटी 9th क्लास के अंदर 7 चैप्टर के डाइवर्सिटी में पढ़ा था। तो उसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो हमारे प्लेटीहेल्मिन्स में सबसे पहले आई, जिसके अंदर भी सिर्फ हमें माउथ देखने को मिला, और फिर एनालिडा के अंदर वो पूरा सिस्टम आया एलिमेंट्री कैनाल का, वो टिल मैमल्स तक चला। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल यूनिसेलुलर, एक यूनिसेलुलर के अंदर कैसे होता है। बेसिकली बहुत ही सेम चीज़ें होती हैं एनिमल्स यूनिसेलुलर में और मल्टीसेलुलर में, हम इंट्रो में ही पढ़ चुके हैं। नाउ तो हमें अभी क्या पढ़ना है? हमें यूनिसेलुलर का पढ़ना है, और यूनिसेलुलर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका अमीबा है, और बहुत फेमस एंड पॉपुलर एग्जाम्पल हमारा अमीबा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर। न्यूट्रिशन इन अमीबा कर देते हैं ना, डायरेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है भाई? न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या है? अमीबा देखा है सबने देखा है भाई, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है। जो भी एग्जाम्पल होता है यूनिसेलुलर का, अगर कोई भी एग्जाम्पल होता है तो सबसे पहले अमीबा आता है। तो अमीबा कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका सेल हो गया, ठीक है। तो हमारा अमीबा जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब ये अमीबा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो होलोजोइक ही है। हमने पहले में बात करी कि हम हेटेरोट्रॉफ्स का, ये भी एक हेटेरोट्रॉफ है, ये भी एक कंसीडर एज एनिमल है, तो इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? आपका होलोजोइक है। तो इसके खाने को लेने की, ये जो खाना लेता है, देखो खाना ये भी लेगा, हम भी लेंगे, ये भी लेगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम ही एनिमल्स के अंदर हम ही खाना खा रहे हैं, नहीं, एनिमल्स के अंदर ये भी खाना खाएंगे। तो ये जब अपना फूड गेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या प्रोसेस, क्या कहते हैं उसे? फैगोसाइटोसिस। व्हेन
they obtaining their food, the process is called phagocytosis. Now क्या लिखा मैंने लिखा ये जब अपना खाना लेते हैं, जिस तरीके से ये खाना अपना लेते हैं, उस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ना देखो, हम भी अपना खाना उसी जो मैंने प्रोसेस बताई थी, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर इजेशन, तो ये भी वैसा ही करते हैं। पहले खाना लेंगे, फिर खाना डाइजेस्ट करेंगे, फिर उसे एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उससे एनर्जी लेंगे, एसिमिलेट करेंगे और फिर अनडाइजेस्ट को बाहर निकालेंगे। तो ये अब ये इजेशन कैसे करते हैं? दे हैव नो माउथ। हमने पढ़ा है इनके पास सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है और कुछ भी नहीं होता, एक सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन जो कि सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल्स है, तो सिर्फ इसके पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है, सेल मेम्ब्रेन सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। तो अब ये अपना खाना कैसे लेता है? ये ना फॉल्स फीड बनाता है अपने। क्या बनाता है? फॉल्स फीड। फॉल्स फीड कैसे बनाता है? ये हमारा अमीबा है। सपोज करो यहाँ पर खाना आया, दिस इज अवर फूड, ठीक है, दिस इज अवर फूड। यहाँ पर ये खाना है। अब ये खाना जो है ये थोड़े बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना। अब ये जो खाना है, अब ये अमीबा के पास माउथ नहीं है, अमीबा के पास तो यार सेल मेम्ब्रेन है उसकी सिर्फ, तो वो कैसे खाना लेगा? कैसे खाना लेगा? अमीबा जो है वो अपने फॉल्स फीड बनाएगा। फॉल्स फीड कैसे बनाएगा? देखो, ये जो ऐसे नॉर्मली होता है, तो ये इसको ऐसे बना लेता है, ऐसे, देखो ऐसे कर लेता है, ऐसे अपने ऐसे कुछ इस तरीके से ये ऐसे फॉल्स फीड बनाता है ताकि खाना जो है ना उसके ऑटोमेटिकली अंदर में आ जाए। देखो, खाना इसके अंदर में आ गया है, फॉल्स फीड बना लिया है। तो ये इस तरीके से क्या करता है? इजेशन करता है। क्या करता है? इजेशन, खाने को अंदर लेना, खाने को बाहर नहीं निकाल रहा है। इजेशन, इजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, खाने को बाहर नहीं निकाल रहा है, खाने को अंदर ले रहा है, इजेशन कर रहा है। ओके, ये हमारे क्या है? फॉल्स फीट है। और इन फॉल्स फीट को हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। दे आर फॉल्स फीट और इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट है। और ये क्या है हमारा बीच में? ये हमारा जो है वो आपका न्यूक्लियस है। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और the cell membrane we will know. Now let's start. अब इसने इजेशन कर लिया, ठीक है भाई, इजेशन तो कर लिया। अब इसमें क्या होगा? डाइजेशन होगा। प्रोसेसेस वही चलेगी, पहले इजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। प्रोसेस वही रहेगी। जैसे इसने इजेशन कर लिया, अब ये क्या करेगा? अब ये करेगा डाइजेशन। अब ये डाइजेशन कैसे करेगा? देखो, इसके पास ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है, हमें पता है कि इट हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस बना देते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। तो भाई इसके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। वी नो ना कि इसके अंदर क्या है? ओनली सेल मेम्ब्रेन है। इसके पास तो स्टमक भी नहीं है, खाना आएगा तो स्टोर कहाँ करेगा? तो जैसे ये खाना अंदर लेता है ना, तो एक टेम्पररी फूड वैक्यूल ये कन्वर्ट मतलब बना लेता है। देखो, टेम्पररी ये फूड वैक्यूल यहाँ पे बना लेगा, ये इसका टेम्पररी फूड वैक्यूल बन जाएगा। और इसके अंदर ये खाना, ये क्या बन गया है? टेम्पररी फूड वैक्यूल बन गया है,
टेम्पररी फूड वैक्यूल। आई होप इट इज विजिबल। तो ये क्या बन गए, टेम्पररी फूड वैक्यूल बना दिया इसने। अब टेम्पररी फूड वैक्यूल तो बना लिया, लेकिन हमने यार पढ़ा है कि डाइजेशन के अंदर तो क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं ना वो खाने पे टूट पड़ते हैं, उसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। तो सेम यहाँ पर भी होगा, एंजाइम्स जो होंगे मतलब ऑब्वियसली वो इस पर टूट पड़ेंगे और इस खाने को जो है वो चूर चूर कर देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देंगे, तोड़ डालेंगे। तो ये क्या हुआ, डाइजेशन हो गया। ठीक है, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद क्या था, एब्जॉर्प्शन था। खाना अब एब्जॉर्ब्ड होगा। अब खाना एब्जॉर्ब्ड होगा। तो खाना एब्जॉर्ब कैसे होगा, खाना एब्जॉर्ब्ड कैसे होगा, सेम सिमिलर डायग्राम बना देते हैं। ये हमारा अमीबा है, ये हमारा न्यूक्लियस है, जो हमारा फूड वैक्यूल था, ठीक है, ये फूड वैक्यूल था, डाइजेस्ट हो गया है। देखो यहाँ पर मैं इसको बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाती, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम में। नाउ यही जो चीज़ है वो अब हमारे सेल्स में चल जाए, एब्जॉर्ब्ड होएगी ना, अमीबा की पूरी बॉडी में ये एब्जॉर्ब्ड हो जाए लाइक दैट। इसमें क्या हुआ, पूरा एब्जॉर्प्शन हुआ, अमीबा की बॉडी में एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन, ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हो गया है। समझ आया। सबसे पहले खाना अंदर कैसे लिया, फॉल्स फीट बनाकर शूडोपोडिया से। खाने को डाइजेस्ट कैसे किया, टेम्पररी फूड वैक्यूल बनाकर उस पे एंजाइम से वर्क किया। खाने को एब्जॉर्ब्ड कैसे हुआ, टेम्पररी फूड वैक्यूल जो होगा अब वो टूट जाएगा, मतलब टूट जाएगा का मतलब क्या है, अब नहीं रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ये इसका परमानेंट फूड वैक्यूल नहीं होता है। ये जैसे खाना आता है वैसे ही अपना टेम्पररी फूड वैक्यूल जो है वो बनाता है। तो फिर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमने पढ़ लिया, हमने देखा कि यार इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन। हमें पता है कि अब ये जो सेल्स जो होंगे इस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी गेन करेंगे, वी नो ना। ये मेरा अमीबा, ये ऐसा अमीबा था, इसमें एक न्यूक्लियस है, अमीबा में एक न्यूक्लियस है और मान लो ये जो फूड था ना वो पूरी अमीबा में एब्जॉर्ब हो गया। मेरा जो फूड था वो पूरे अमीबा में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया है। फाइन, मेरे अमीबा का जो फूड था जो एब्जॉर्ब हुआ था वो पूरा एसिमिलेट हो गया। क्या हो गया, एसिमिलेट। एसिमिलेट क्या है, एसिमिलेट का मतलब है कि अमीबा ने जो एब्जॉर्ब किया है फूड, जो डाइजेस्ट किया है जो फूड, उससे एनर्जी ले ली है, उससे एनर्जी ले ली है। अब एनर्जी ले ली, अब जो अनडाइजेस्ट था, जो काम का फूड नहीं था अमीबा की बॉडी के लिए, तो अब उसको बाहर निकालेगा। निकालना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला है अगर हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही एज अ टॉक्सिक जो है वो स्टोर हो जाएगा और हमारी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट्स देगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसके जो अनडाइजेस्ट पार्ट है उसको भी बाहर निकालेंगे। अब देखो अनडाइजेस्टेड पार्ट को भी जैसे यहाँ पे जो है वो क्या करता है, अपनी हल्की सी ब्रेक डाउन करके अनडाइजेस्ट पार्ट भी बाहर निकल जाता है ऐसे। और ये हमारा न्यूक्लियस। नाउ दिस इज कॉल्ड ईजेशन। इसी के साथ हमारे अमीबा का कैसे अमीबा अपना फूड लेता है और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। क्या हुआ एक बार वापस देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। सबसे पहले ईजेशन हुआ, अमीबा ने अपने खाने को फॉल्स फीट बनाकर अंदर ले लिया।
डाइजेशन हुआ, अमीबा ने जैसे ही फूड आया वैसे ही टेम्पररी फूड वैक्यूल बनाया और एंजाइम्स ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। एब्जॉर्प्शन हुआ, फूड डाइजेस्ट हो चुका है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट चुका है, एब्जॉर्ब करो, जितना हो सके एब्जॉर्ब करो। एसिमिलेशन हुआ, फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी लो भाई, हमारे सेल्स वर्क नहीं करेंगे, विदाउट सेल्स नहीं वर्क करेंगे अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। लो एनर्जी, लो एनर्जी ले ली, अनडाइजेस्ट पार्ट बचा है, कुछ पार्ट था डाइजेस्ट फूड का जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, कुछ पार्ट था फूड का जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, बाहर निकालो। क्यों? हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो ये हमने बाहर निकाल दिया। ये आपका जो है वो न्यूट्रिशन इन अमीबा, कैसे जो है वो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन हुआ, मतलब पूरी ये जो प्रोसेस थी वो कैसे हुई। इसके बाद हम जो है वो हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिसेलर, हर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में अब कैसे न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि ह्यूमंस का जो बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर बहुत चीज़ें होंगी जो इस पर काम करेगी, जो इसको एब्जॉर्ब करेगी, जो इसको एसिमिलेट करेगी, जो इसको डाइजेस्ट करेगी। देयर आर मेनी थिंग्स। नाउ स्टार्ट। आपका न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर हम उसे एक डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही इजी होगा बनाना, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा हमारे लिए न्यूट्रिशन। इसको साइड में आने में है, पहले हम नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के पास क्या है बच्चों? ह्यूमंस के पास है बहुत ही हाईली इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी है, बहुत सारे अलग अलग डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है, बहुत सब कुछ है। तो इतना सब कुछ है ह्यूमंस के पास में, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर जो है वो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो ह्यूमंस के पास है। सबसे पहले आपकी एलिमेंट्री कैनाल, सबसे पहले आपकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, इसमें क्या है एलिमेंट्री कैनाल में? देखो, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है आपकी लॉन्ग, लंबी सी ट्यूब है, लंबी सी ट्यूब है। मैं भी डायग्राम के अंदर ऐसे दिखा सकती हूँ। आपकी ये जो होती है लंबी सी ट्यूब होती है, जो आपके एकदम माउथ से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है, ठीक है। थोड़ा सा आप रिकॉग्नाइज करें, माउथ से शुरू होती है और आपके एनस पे ख़त्म होती है, एक बहुत लंबी सी ट्यूब होती है एलिमेंट्री कैनाल। लॉन्ग होती है, लंबी होती है, हॉलो होती है, अंदर से खाली होती है। और इसके अंदर, इस ट्यूब में, इसके अंदर ट्यूब के साथ में बहुत सारे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जो आपकी ग्लैंड्स जो होती है ना, वो कनेक्टेड होती है। इससे क्या होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स भी इसके साथ में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। हमें ह्यूमंस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ये है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही एक लॉन्ग हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, माउथ से शुरू होती है, एनस तक ख़त्म होती है ना। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माउथ, सबसे पहले माउथ। माउथ सबको पता है कि जिससे हम खाना अंदर डालते हैं वो हमारा माउथ होता है।
सबको पता है माउथ के बारे में। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है? माउथ इज अ सिल्ट और पोर विच ओपन्स इनटू अ चैम्बर कॉल्ड एज बक्कल कैविटी। माउथ एक सिल्ट और पोर होता है। देखो माउथ कुछ ऐसा है और ये जहाँ से ये खुल रहा है, जहाँ पे ये खुल रहा है उसे हम बक्कल कैविटी कहेंगे। नीचे की तरफ जो होती है बक्कल कैविटी, एक चैम्बर में जाके खुलता है। पैलेट क्या है? पैलेट, पैलेट होता है जो आपके रूफ होती है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है, रूफ यानी सॉरी रूफ, बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है उसे हम पैलेट कहते हैं। बक्कल कैविटी की जो रूफ होती है, देखो इट हैव वेरियस ऑर्गन्स। फर्स्ट इज माउथ, जहाँ से हम फूड को अंदर डालेंगे। सेकेंड इज बक्कल कैविटी, जो क्या है, जो कि एक ही बहुत हमारे जो है वो यहाँ पर बेसिकली हमारे यहाँ पे होती है। जब माउथ जो है वो एक चैम्बर में जाकर खुलता है, उस चैम्बर को हम बक्कल कैविटी कहते हैं। और बक्कल कैविटी की रूफ पर जो है वो पैलेट होती है। बक्कल कैविटी की रूफ पर क्या होती है? पैलेट होती है। टंग, इसके बाद टंग, टंग भी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है। टंग, टंग का तो वैसे सबको पता है टंग का क्या काम है। At the floor of this cavity, thick muscular structure is present called tongue. It helps in chewing, swallowing, tasting and speaking. Tongue has various types of papillas having tasting bud. देखो पता है कि टंग जो है वो ये नीचे की तरफ होती है हमारी, थिक, ये टंग है हमारी, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है इसका वो टंग होती है। इसका काम, इसके अंदर इसका काम क्या है? चबाने में भी हेल्प करती है, च्यूविंग, गटने में मदद करती है, बोलने में मदद करती है। इफ़ यू हैव नो टंग यू कैन नॉट स्पीक। और क्या काम करती है? इसमें बहुत से टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं हमारी टंग पे, जो जिससे हमें फूड का अलग अलग टेस्ट आता है। हमें फूड का कड़वा टेस्ट आता है, हमें फूड का मीठा टेस्ट आता है, हमें फूड का खट्टा टेस्ट आता है। बेसिकली जो मीठा, जो स्वीट जो टेस्ट आता है वो हमें एकदम टंग की एकदम ऐसे एकदम निडल पे आता है, ऐसे यहाँ पर, जो बहुत ही मीठे का अगर पता चलता है। कड़वे का हमें लास्ट में पता चलता है कि वो कड़वा है, और खट्टे का हमें बीच में पता चल जाता है। बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमारे फूड को और भी ज़्यादा जो है वो क्या बना देते हैं? फैबुलस और डिलीशियस बना देते हैं, ताकि हम उसे ईजिली जो है वो खा पाए। टंग के बाद आता है आपका टीथ। टीथ, टंग के बाद आता है टीथ। टीथ तो सबको पता है। टीथ क्या काम करते हैं? टीथ हमारे खाने को छोटे छोटे, टीथ हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, उसे ग्राइंड करने का काम करते हैं, उसे चबाने का काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे जो टीथ जो है ना वो हमारा फिजिकली डाइजेशन कर रहे हैं, नॉट केमिकली, नॉट बायोकेमिकली, इट फिजिकली डाइजेशन कर रहे हैं। हमारे टीथ, हमारे दांत जो है वो फिजिकली डाइजेशन कर रहे हैं। अब जॉस प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी आर प्रोवाइडेड विथ 4 डिफरेंट, हमारे 4 तरह के दांत होते हैं। 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। कौन कौन से हमारे होते हैं? इंसीजर, इंसीजर, canines, canines, premolars, और मोलर्स। 4 तरह के हमारे दांत होते हैं। इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर क्या करेंगे? काटेंगे, किसी भी चीज़ को काटेंगे, फॉक कटिंग, काटेंगे। कैनाइन्स क्या करेंगे? फाड़ेंगे। कैनाइन्स क्या करेंगे? फाड़ेंगे, टीयरिंग। प्रीमोलर्स क्या करेंगे? ग्राइंडिंग करेंगे, पीसेंगे उससे एकदम। सेम विथ मोलर्स, ये भी ग्राइंडिंग करेंगे।
ओके ना, इंसीजर कौन से होते हैं? आपके जो दो आगे वाले जो टीथ होते हैं वो आपके इंसीजर्स होते हैं। आपके कैनाइन्स कौन से होते हैं? जो आपके यहाँ पे दो जो होते हैं वो आपके कैनाइन्स होते हैं। फिर आपके प्री मोलर्स होते हैं एंड मोलर्स होते हैं ना। अब हमारे जो टीथ है ना, इसके लिए डेंटल फॉर्मूला जो है वो ह्यूमंस के लिए दिया गया है। अगर आपके मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ हमें किस कहते हैं? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ यानी टेम्परेरी टीथ, जो कि जैसे जैसे हम एडल्ट होंगे वैसे वैसे वो टूट जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। तो मिल्क टीथ जो होते हैं ना, वो आपकी 6 से 11 साल की उम्र में आपके मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, जो कि कितने होते हैं? नंबर इनका कितना होता है? 20 होता है। 32 नहीं होता है, 20 होता है। 32 परमानेंट होता है। तो मिल्क टीथ कितने आपके? 20 होते हैं। और 20 में से कितने होते हैं? इसका जो फॉर्मूला है, ऊपर वाली जॉ में और नीचे वाली जॉ में 2102 2102, इसका ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो इंसीजर्स हैं, एक एक कैनाइन है, एक एक कैनाइन है। प्री मोलर्स नहीं होते हैं इसके पास, एक भी प्री मोलर नहीं है। और मोलर जो है वो दो है, दो कैनाइन्स। दो मतलब कैनाइन्स क्या है? ऊपर भी दो कैनाइन और ऊपर भी दो इंसीजर्स है, नीचे भी दो इंसीजर्स है। ऊपर भी दो इंसीजर्स है, नीचे भी दो इंसीजर्स है। ऊपर भी एक कैनाइन है। एक कैनाइन का मतलब क्या है? ऊपर यानी पेयर ऑफ वन कैनाइन, नीचे भी पेयर ऑफ वन कैनाइन। और इसको हम 2102 के फॉर्मूले से याद करते हैं। ऊपर भी 2102 है, नीचे भी 2102 है। इसके बाद हमें हमारे, अब जैसे ये तो मिल्क टीथ थे। अब देखो हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे मतलब 6 से 11 साल की एज में ही ये जो है वो हमारे मिल्क टीथ होते हैं। 6 to 11 की एज में ही हमारे क्या होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं। बाकी तो क्या होते हैं हमारे? बाकी होते हैं हमारे आपके परमानेंट टीथ। बाकी होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ का भी एक फॉर्मूला है। परमानेंट टीथ का भी एक फॉर्मूला है। The milk teeth is also known as temporary teeth. परमानेंट टीथ, इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें 2123 और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितने नंबर में होते हैं। इसका सबको पता है कि ये 32 होते हैं, ये 32 होते हैं, वो 20 होते हैं। ये चीज़ जो है वो सबको पता है कि हमारे जो परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं। इसका फॉर्मूला 2123 होता है। सेम चीज़, दो इंसीजर है, एक कैनाइन्स है, दो प्री मोलर्स हैं और 3 जो है वो मोलर्स है। ये आपका जो है वो टीथ का हो गया। अब टीथ के बाद आपका आता है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस क्या है? ठीक है, ओएसोफेगस, इसके बाद हम ओएसोफेगस भी देख लेते हैं। इसमें ओएसोफेगस, इन सब का ये कहाँ पर प्रेजेंट है इसका डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। ओएसोफेगस क्या है? ओएसोफेगस जो होती है ऑल्सो कॉल्ड एज फूड पाइप, जैसे आप फूड पाइप भी कहते हैं। नॉर्मली हम इसे फूड पाइप ही कहते हैं, जिनको नहीं पता है कि इसे ओएसोफेगस कहा जाता है। इट लीड्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। देखो ईसोफेगस जो होती है ना, हमारी ईसोफेगस जो होती है वो हमारे मुंह से स्टमक तक होती है। मतलब देखो, ये सपोज करो ये हमारा मुंह है और ये हमारे स्टमक तक है, ठीक है, ये स्टमक है। तो ये मुंह से लेकर स्टमक तक होती है हमारी ईसोफेगस।
Esophagus has highly muscular wall. No digestion occur here. The contraction and expansion movement of the walls of food pipe is called peristaltic movement. The peristaltic movement of food pipe pushes the slightly digested food into the stomach. It moves food in all the digestive organ throughout the alimentary canal. Now, क्या काम होता है? इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगा, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम आके आपके फूड को तोड़ना शुरू नहीं कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा. इसमें क्या होगा, आपका खाना यहाँ पे जो होता है ओएसोफेगस में आता है, तो वो ओएसोफेगस से स्टमक में जाने का जो रास्ता है वो ये बनाती है. मतलब क्या करती है ये एक बहुत ही थिक मस्कुलर वॉल होती है इसके पास यहाँ पर कोई भी जो है वो डाइजेशन नहीं होता है. ये क्या करती है, पेरिस्टालिक मूवमेंट करती है. पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है, बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना और बार बार रिलैक्स होना. मतलब क्या है, ये बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, मतलब बार बार जब वो ऐसे करती है तो जो फूड होता है उसे धीरे धीरे नीचे की तरफ पुशेस करती है, धीरे धीरे नीचे की तरफ मतलब स्टमक की तरफ पुशेस करती जाती है. कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, यानी बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके हमारे फूड को स्लाइटली पुशेस इनटू द स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर पुश करती है, धीरे धीरे पुश करती है. बस इसका यही काम होता है कि ये जो है वो हमारे खाने को हमारे माउथ से स्टमक में लेकर जाती है. यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेशन जो स्टार्ट होएगा वो आपके स्टमक से ही होगा. ठीक है, इसके बाद आपके स्टमक की बात करें. अभी हम जो है वो मतलब एक इंट्रो डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं स्टमक का और बाकी सब चीज़ का. इसके अंदर क्या क्या ग्लैंड्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे. इसके बाद अगर आपके स्टमक की बात करें, अगर हम स्टमक की बात करें, आई होप दिस इज विजिबल, ये हमारा स्टमक की बात. स्टमक जो है ना वो जे शेप जैसा बैग होता है. स्टमक जो है वो कैसा बैग होता है, जे शेप बैग होता है और हमारे एब्डोमेन में लेफ्ट साइड में होता है. ये सबको पता है कि हमारी बॉडी का जो डायफ्राग्राम से जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो थॉरेक्स कहलाता है, डायफ्राग्राम से जो नीचे वाला हिस्सा है वो एब्डोमेन कहलाता है. तो हमारा स्टमक जो है, हमारा स्टमक कैसा होता है, ऐसा कुछ ऐसा ही होता है. तो स्टमक हमारा जैसे कुछ ऐसा होता है, जैसे ये जो है ना, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारी ओएसोफेगस है, सॉरी ईसोफेगस, ये हमारी ईसोफेगस है, ओ इज साइलेंट, और ये हमारा स्टमक है, ये हमारा स्टमक है. जे शेप का बैग होता है, ये जे शेप का बैग होता है ये, और ये हमारे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. लेफ्ट साइड में कहाँ प्रेजेंट है ये, लेफ्ट साइड में एब्डोमेन में, लेफ्ट साइड के एब्डोमेन में हमारा स्टमक होता है. इट कंटेन्स सेवरल ब्रांच एंड ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ इट्स वॉल विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस. अब देखो ये जो है ना हमारा स्टमक, वो एक गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है. कौन से जूस को सीक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट कर रहा है. हमारा स्टमक गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट कर रहा है और इसके अंदर जो है वो बहुत सारी जो वो क्या होती है, ग्लैंड्स होती है, बहुत सारी ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है इसके अंदर की तरफ में, जिसकी वजह से ना अंदर की तरफ उसकी जो वॉल्स होती है, जो स्टमक की, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं होती है इसके अंदर, बट ध्यान रखना है कि ठीक है हमारे स्टमक में जो है वो बहुत सारी ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं और हमारा स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक जूस को जो है वो क्या करता है, कंटेन करता है. स्टमक की बात खत्म हुई. स्टमक के बाद आ जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. सबसे बड़ा पार्ट अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल का कोई है तो वह आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है. थोड़ी सी स्पेस लेते हैं ताकि हम यहाँ पर
हटा सके। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है आपकी एलिमेंट्री कैनाल का। इट अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। कितनी बड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है? 6.5 मीटर लॉन्ग। एक एडल्ट मैन के अंदर 6.5 मीटर बड़ी होती है ये एक एडल्ट मैन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप सोचोगे कि यार ये तो भाई तगड़ी बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, फिर इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों रखा यार? बहुत ही बड़ी है, लार्ज इंटेस्टाइन रखो ना। लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों इतना वो देते हो कि यार तुम लार्ज हो? लंबाई तो देखो 6.5, बहुत ही बड़ी है। ऐसा नहीं है, ये क्या बड़ी तो है लेकिन ये बहुत ही नैरो होती है, बहुत ही पतली पतली होती है। ये कुछ अगर आपका स्टमक जहाँ से ख़त्म होता है फिर ये यहाँ से कुछ ऐसे ये शुरू होती है। ठीक है, बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही पतली पतली ट्यूबल्स होती है। ये वाला पार्ट नहीं है आपका, तो बहुत ही पतली पतली ट्यूबल्स होती है, नॉट वेरी बिग, बहुत ही जो है वो पतली पतली नैरो ट्यूबल्स होती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? स्मॉल इंटेस्टाइन रखा है। हालांकि ये लंबी बहुत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन बहुत नैरो होती है, बहुत पतली होती है, इस वजह से इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स भी होते हैं, इसके 3 रीजन्स भी होते हैं। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इट हैव 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये क्या है? Duodenum is proximal part of small intestine, receives secretion from liver and pancreas. ठीक है, हम जो है वो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम को जो है वो हम डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे, बिकॉज यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम को हम डायग्राम के साथ में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम के बाद अगर बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन आता है। और लार्ज इंटेस्टाइन चाहे छोटी है लंबाई में पर मोटी है। ठीक है, मोटी है पर छोटी है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर खुलती है, जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो होता है वो आपका एनस से रेक्टम में इस पास टू एनस, एनस के अंदर चला जाता है रेक्टम से एनस के अंदर आपका जो पार्ट है ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो चला जाता है। इसके पास भी 3 पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके नेम्स रख सकते हैं, कैकियम, रेक्टम और आपका एनस। ठीक है, रेक्टम से जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो आपके एनस के अंदर जो है वो आ जाएगा, एनस के अंदर वो फूड जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम इसका एक बार डायग्राम देखते हैं। ये सब चीज़ें हमने बात करी है, लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है वो कहाँ कहाँ होती है वो एक बार डायग्राम से थोड़ी समझ लेते हैं। नाउ give me a few minutes to draw the diagram.
नाउ ये हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का। देखो ये वाला जो हिस्सा होता है ऊपर वाला आपका, इसे हम माउथ कहते हैं। ये जो आपको बड़ी सी माउथ के नीचे ऑब्वियसली आपका फेरेनिक्स होगा, लैरिनिक्स होगा, हम यहाँ पर फेरेनिक्स बना देते हैं, फेरेनिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि माउथ है और उसके नीचे क्या है, हमारा फेरेनिक्स है। फेरेनिक्स के बाद ये जो आपकी एक लंबी सी जो ट्यूबल है जो आपके माउथ से स्टमक तक कनेक्टेड है, ये आपकी क्या है, ईसोफेगस है। याद है ना ईसोफेगस क्या है, जहाँ पे आपका पेरिस्टालिक मूवमेंट हुआ था, तो ये आपकी ईसोफेगस है। फिर ये जो एक प्लेट जैसी लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि डिवाइड कर रही है, उसे हम डायफ्राग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम ही जो है जो हमारे थॉरेक्स और एब्डोमेन को अलग करके रखती है, पता है ना हमें। यहाँ थॉरेक्स है जो डायफ्राग्राम का ऊपरी हिस्सा है, जो डायफ्राग्राम का नीचे का जो हिस्सा है उसे हम एब्डोमेन कहते हैं, ठीक है। ये आपका लिवर है, ठीक है। ये जो एक मैंने साइन जो बनाया है ये आपका गॉल ब्लैडर, लिवर ने इसको सीक्रेट करा। ये आपका स्टमक है, जे शेप्ड स्टमक है। ये आपका पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज। ये आपको जो बड़ी सी दिख रही है, बड़ी मतलब कैसे में, साइज में बड़ी और बहुत मोटी सी है, वो आपकी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो आपको जो अंदर दिख रही है जो बहुत ही लंबी है लेकिन बहुत ही पतली है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये आपका अपेंडिक्स है जो कि हमारे पहले के टाइम में वर्क करता था, जब हम कच्ची सब्जियां और कच्चे फल जो आदिवासी लोग खाते थे उनके अंदर ये वर्क करता था। अब ये हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इसका होना और ना होना बात बराबर है। और ये हमारा रेक्टम है। मैं लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स बता देती हूँ। ये हमारा जो है वो रेक्टम का हिस्सा होता है, ये हमारा एनस है, ठीक है। और कैकियम जो बताया था वो ये है, वो कैकियम ये है, ठीक है। अब क्या बचा है आपका बचा है ड्यूडनम, जेजनम, इलियम, जिसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, डायग्राम में बात करेंगे। तो ड्यूडनम, जेजनम, इलियम का होता है, ड्यूडनम जो होता है ना वो आपका यहाँ पे जो ऊपरी हिस्सा जो आ जाता है ना उसे हम ड्यूडनम कहते हैं, ड्यूडनम, पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जैजनम आपका जैजनम आपका इधर की तरफ होता है कहीं, जैजनम। और इलियम जब आपका नीचे का होता है थोड़ा, जैजनम के नीचे इलियम, ठीक है।
तो पहले ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ड्यूडनम क्या है? ड्यूडनम जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर जो आता है हमारा, जो बाहर की तरफ है, वो आपका ड्यूडनम है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बाहर की तरफ है वो आपका ड्यूडनम है। इसके अंदर किस चीज़ का सीक्रेशन आएगा बच्चों? इसके अंदर आएगा सीक्रेशन लीवर से, पैनक्रियास से। देखो ना यहाँ पे कनेक्टेड है, हम इसी को तो ड्यूडनम कह रहे हैं, तो ये जो कनेक्टेड ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसे हम ड्यूडनम कह रहे हैं, जहाँ पर लीवर से और जो पैनक्रियास से जो सीक्रेशन हुआ है वो उसमें आएगा। फिर अगर बात करें आपके इलियम, जेजुनम की, तो जेजुनम आपका ड्यूडनम से जो नीचे का जो हिस्सा है वो आएगा, और फिर इलियम आपके उससे भी नीचे। इलियम सबसे नीचे, जेजुनम उसके ऊपर, ड्यूडनम उसके भी ऊपर। ड्यूडनम क्या है? आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ना कुछ माइक्रोविलीज भी होती हैं। कैसी होती है माइक्रोविली? सपोज ये मैंने एक काट ली है, ठीक है, ये मैंने एक थोड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं मतलब इतना बड़ा, आपको ये इतनी बड़ी नहीं होती है, हालांकि ये है ही उतनी, मतलब नैरो ही है, ऐसी ही है, बट इसमें आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने थोड़ा चौड़ा करके दिखा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। फिंगर लाइक, आपकी फिंगर्स कैसी हैं? आपकी फिंगर्स ऐसी हैं, तो इसमें भी क्या होता है? फिंगर लाइक्स प्रोजेक्शंस होती हैं। देखो ये आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं दोनों तरफ, ठीक है। अब इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पहले ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस डाल के उसे और कॉम्प्लेक्स करा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं क्योंकि मेनली जो हमारा एब्जॉर्प्शन जो होगा ना वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा, हल्का फुल्का एब्जॉर्ब होगा। मेनली आपका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जहाँ पे आपके न्यूट्रिएंट्स एकदम एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए ही माइक्रोविलीज होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं हम उन्हें माइक्रोविलीज कहते हैं। देखो इस माइक्रोविलीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो एरिया बढ़ा रही है ये। अगर आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ का एरिया इंक्रीज कर दे तो उसमें ज़्यादा एब्जॉर्ब होएगा। कोई डब्बा है, उस डब्बे को हम थोड़ा और खोद दे, मतलब खोदना का मतलब गड्ढा है, उसको और खोदते जाओ, गड्ढा है तो उसको और खोदोगे तो उसमें ज़्यादा एरिया इंक्रीज होएगा उसका। तो हम भी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पतली तो है, ठीक है, पतली है, लंबी पतली है लेकिन लंबी है, और पतली को हम मोटा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, हम उसके अंदर माइक्रोविलीज प्रेजेंट होती है। क्यों? ताकि उसका एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है, माइक्रोविलीज कैसी होती है? लाइक योर फिंगर्स, जैसे आपकी फिंगर्स है वैसे इसके अंदर माइक्रोविलीज होती है। तो वो क्या करते हैं? इसके एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं, तो ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन हो पाता है, इसलिए आपके यहाँ पे माइक्रोविलीज प्रेजेंट होती है। और आई होप ये डायग्राम आपको बहुत ही ईजिली समझ आएगा होगा। वापस एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले माउथ है जहाँ से आपका इजेशन का प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस हम एकदम थोड़ेली डिस्कस करेंगे, बट हम एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होने वाली है। माउथ में आपका इजेशन हो जाएगा। ओएसोफेगस में हमें पता है कि भाई ये कोई डाइजेशन नहीं करती है, ये सिर्फ एक ट्यूब है जो कि रास्ता बना रही है माउथ से स्टमक तक। उसके बाद अगर हम बात करें, स्टमक में हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा, सारे एंजाइम टूट पड़ेंगे हमारे खाने को खाने के लिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, और जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो एसिमिलेट हो जाएगा, और इजेशन के लिए आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ही। तो ये डायग्राम से हमें समझ आता है, ये जो डायफ्राग्राम जो है बेसिकली ये तो डायफ्राग्राम क्या करता है? हमारे थॉरैक्स को और एब्डोमेन रीजन को क्या करता है? बांटता है। मतलब डायफ्राग्राम बेसिकली हमारे रेस्पिरेशन के अंदर आएगा, लेकिन डायफ्राग्राम ही जो है वो हमारे थॉरैक्स रीजन को और एब्डोमेन रीजन को अलग अलग रखता है, आपस में नहीं होने देता। तभी तो हमने पढ़ा था कि स्टमक जो है वो हमारे
एब्डोमेन के रीजन में प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड। स्टमक इधर नहीं बनाना, कहीं पता चले लीवर की जगह स्टमक हो गया, स्टमक लीवर की जगह होगा, नो। और उसके बाद ये स्टमक है हमारा जे शेप का, फिर इसके पास में हमारा लीवर होता है जिसके अंदर गॉल ब्लैडर है। स्टमक से कनेक्टेड हमारी पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज और स्टमक को लेते हुए हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी अंदर, जिसके अंदर 3 पार्ट्स है आपके, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम, और उसके अंदर माइक्रोविलीज है टू एक्सपेंड द एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसके अंदर आपका अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड जो है वो आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाएगा थ्रू द एनस। अपेंडिक्स का क्या रोल है? अपेंडिक्स यहाँ पर वैसे तो कोई रोल नहीं है। अपेंडिक्स जो है वो हमारे पहले काम आता था, पहले सिंस मतलब जब हम आदिवासी जो लोग होते थे वो लोग ज़्यादा कच्चा जो माल खाते थे उनके वो अपेंडिक्स काम आता था, क्योंकि उनको ज़्यादातर सेल्यूलोज को, देखो अपेंडिक्स का फंक्शन की बात करें, अगर हम अपेंडिक्स के फंक्शन की बात करें तो अपेंडिक्स का फंक्शन क्या होता है? टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अपेंडिक्स का फंक्शन क्या है? टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना ही अपेंडिक्स का काम है। तो ज़्यादा सेल्यूलोज होता था, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारी घास में, हमारे कच्चे माल में, रॉ मटेरियल, उसके अंदर बहुत सारा सेल्यूलोज होता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स का यूज़ किया जाता था उस टाइम। लेकिन आज हम कच्चा माल नहीं खा रहे ना, उबला हुआ खाते हैं, पका के खाते हैं, तो अपेंडिक्स का कोई इसमें रोल नहीं होता है। बट इन केस अगर आपका अपेंडिक्स एक्टिव हो जाए तो वो आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी दे सकता है। अभी आपकी बॉडी के अंदर अपेंडिक्स जो है वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है, वो अभी कोई काम नहीं कर रहा है। तो आज हमने एलिमेंट्री कैनाल्स के जो ऑर्गन्स थे कि उसके अंदर कितने ऑर्गन्स आते हैं उसके बारे में पढ़ लिया। अब इन ऑर्गन्स में कितनी ग्लैंड्स आती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हमने जो है वो पूरा, अभी तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का लगभग हमने आधा से ज़्यादा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और बाकी तो कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो इसको आगे डिस्कस करेंगे कि स्टमक के अंदर कौन सा ग्लैंड है, कौन सा जूस है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। सारा आपका ईजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और आपका ईजेशन, सब कुछ उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे थोरेली। थैंक यू सो मच।